नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। लड़ाई तो अपने तरीके से चल ही रही है। अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है, ईरान अमेरिका पर अटैक कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो गई है। तीसरे हिंदुस्तानी जहाज के ऊपर आज हमला हुआ है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये कंफर्म नहीं है कि यह आग कैसे लगी है, लेकिन जो वीडियो आया है उसको देखकर लग रहा है कि इस जहाज पर भी हमला हुआ है। इसके पहले 2 जहाजों पर हमला हो चुका है भारत के। अमेरिका ने ये हमले किए थे, पहले में तो सारे लोग बच गए, लेकिन दूसरे में 3 लोग मारे गए हैं। ये सब तो चल ही रहा है, इस पर तो बात करूंगा ही। लेकिन एक बड़ी खबर तुर्की के हवाले से आ रही है। एर्दोगान काफी दिनों से काफी शांत नजर आ रहे थे। कोई खास उनका बयान नहीं आया था, कोई खास बातें उन्होंने नहीं की थी। और अभी जो एर्दोगान का बयान आया है वो देखा जाए तो बहुत बड़ा बयान है। एर्दोगान ने कहा है कि लेबनान और सीरिया पर जिस तरह से इजराइल ताबड़तोड़ हमला कर रहा है वो नॉर्मल नहीं रह गया है, नॉर्मल से आगे निकल गया है और तुर्की के ऊपर भी वो खतरे जैसा हो गया है। उनका कहना है कि सीरिया और लेबनान तुर्की के लिए भाई जैसे हैं और अब ऐसे मोड़ पर ये सारे हमले पहुंच चुके हैं। इजराइल की हरकत अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जो तुर्की के लिए भी खतरा बन गई है। देखिए, एर्दोगान बयान लगातार देते रहे हैं। एर्दोगान लगातार गजा पर बयान देते रहे हैं। ईरान पर अटैक हुआ, लड़ाई चल रही थी, तब उनके बयानात आ रहे थे। एर्दोगान मीटिंग करते रहे हैं पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरबिया के साथ, और इस्लामिक नाटो बनाने की बात करते रहे हैं। एर्दोगान बातें बहुत सारी लगातार करते रहते हैं, लेकिन एर्दोगान पर एक बड़ा आरोप यह है कि सबके बावजूद इजराइल को जो पाइपलाइन जाती है, जो उनके मुल्क से होकर गुजरती है, कभी उस पाइपलाइन को रोका नहीं गया। और तमाम बार घोषणाएं इन्होंने की हैं, तमाम बार ऐलान किया है इन्होंने कि इजराइल के साथ हमने सारे तिजारती रिश्ते खत्म कर दिए, सारे जो व्यापार के रिश्ते थे वो खत्म कर दिए। लेकिन वो रिश्ते दरअसल खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ उनका रंग और रूप बदल जाता है। तो ये आरोप लगातार लगता रहा है एर्दोगान पर कि वो इजराइल के साथ मिली भगत में है। और इसकी एक वजह यह है कि अमेरिका के साथ टर्की के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तुर्की, आप जानते हैं, नाटो का मेंबर है। अमेरिका के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं। तो आरोप यह लगता है कि वाया अमेरिका इजराइल के साथ भी तुर्की अच्छा रिश्ता बनाकर चल रहा है। मामला बिगड़ा तब जब इस्लामिक नाटो की बात शुरू हुई। 4 मुल्कों ने लगातार मीटिंग की। फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, पाकिस्तान में मीटिंग हुई, तुर्की में मीटिंग हुई, सऊदी में मीटिंग हुई, कई सारी मीटिंग्स हुई जिसमें इजिप्ट था, तुर्की था, सऊदी अरब था, पाकिस्तान था, और था नहीं है। और इन सारे मुल्कों ने एक कॉमन फ्रंट बनाने की बात की। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उस डिफेंस पैक्ट को बढ़ाकर उसमें शामिल करने की बात थी इजिप्ट को भी और तुर्की को भी। और ये जो इस्लामिक नाटो टाइप का फ्रंट बनाने की बात की जा रही थी, जिसमें किसी एक मुल्क पर हमले को सारे मुल्कों पर हमला माना जाएगा, ये बेसिकली इजराइल के खतरे को सामने रखते हुए एक फ्रंट बनाने की बात थी। अब जाहिर है कि इस तरह का फ्रंट अगर बनेगा तो इजराइल के माथे पर बल पड़ने ही है, इजराइल को चिंता होनी ही है। इजराइल से कई सारे ऐसे बयान आ चुके हैं जिसमें कहा गया है कि अगला निशाना तुर्की को होना चाहिए। यह सब जानना जरूरी है यह समझने के लिए कि एर्दोगान के बयान के मानी क्या है, और यह समझने के लिए भी कि इसके तुरंत बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान क्यों आ जाता है। नेतन्याहू एर्दोगान पर सीधा हमला बोलता है और कहता है कि एर्दोगान हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है, एंटी सेमेटिक है, अपने देश के लोगों पर अत्याचार करता है और विरोधियों को जेल में डाल देता है। अब देखिए, जहां तक देश के लोगों पर अत्याचार और विरोधियों को जेल में डालने का मामला है, तो मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिस पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता। जहां तक नेतन्याहू का अपना सवाल है, तो उनके यहां भी उनकी मुखालिफत करने वालों का हाल कुछ खास ठीक नहीं होता है। यहूदियों के साथ तो जो व्यवहार है वो तो अच्छा ही है, जाहिर है यहूदियों का मुल्क है वो, लेकिन गैर यहूदी यानी कि अरबों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं नेतन्याहू, जिस तरह से उनके गांव कब्जा कर रहे हैं, गांव खाली करा रहे हैं, अलग अलग सड़कें बनी हुई हैं, कई सारी ऐसी सड़कें हैं जिस पर अरब चल नहीं सकते, सारे अरबों को वोटिंग राइट नहीं है, ये सारा जो कुछ है वो भी तो वैसा ही है जैसा एर्दोगान के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। एर्दोगान अपने तरीके का तानाशाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एर्दोगान अपने तरीके से टर्की में अपनी
तानाशाही चलाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। और जो भी नेतन्याहू के खिलाफ हो वो एंटीसेमेटिक हो जाए, ये बात तो बिल्कुल नहीं हुई, खास तौर पे तब जब एर्दोगान के ऊपर कम से कम अपने मुल्क में यहूदियों के ऊपर कोई अत्याचार करने का मामला नहीं है। कुर्दों का नाम लिया नेतन्याहू ने। देखिए, कुर्दों का मामला बहुत अलग है और कुर्दों के संघर्ष का पूरा अपना एक इतिहास रहा है। सारे मुल्क, चाहे ईरान हो, इराक हो, चाहे तुर्की हो, इन जगहों पर कुर्द थे। जब फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर सऊदी अरबिया को बांट लिया तो कुर्दों को कोई अलग से मुल्क देने की जगह ऐसा किया कि कुर्दों का इलाका अलग अलग 3 मुल्कों में पड़ता है। तुर्की में पड़ता है, इराक में पड़ता है और ईरान में पड़ता है। कुर्द कुर्दिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। तीनों में से कोई भी मुल्क कुर्दिस्तान देने के लिए तैयार नहीं है और कुर्दों का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है अपने अपने फायदे के लिए। जब दाएश था, अभी भी दाएश है, लेकिन उस तरह से इन इलाकों में उसका कोई प्रभाव नहीं है, असर नहीं है। जब दाएश था, जिसको आईएसआईएस लोग कहते हैं आमतौर पर, तब भी उन्होंने भी कुर्दों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था और कुर्दों ने दाएश का मुकाबला किया था। कुर्दों के बारे में कभी अलग से एक वीडियो बनाकर बहुत डिटेल में बात कर लेंगे। अब इजराइल कुर्दों का इस्तेमाल करना चाहता था ईरान के खिलाफ, ये बात बिल्कुल साफ होकर सामने आ चुकी है। कई सारी ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे पता चलता है कि प्लानिंग यही थी कि ईरान के ऊपर जो पहला अटैक होगा उसमें उसके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाएगा, उनके साथ की लीडरशिप को शहीद कर दिया जाएगा, अफरा तफरी का माहौल बनेगा और उसमें जो कुर्द हैं वो अपने इलाकों से अटैक करना शुरू कर देंगे और उसके बाद ईरान पर कब्जा करना आसान हो जाएगा, ईरान को कई हिस्सों में बांट देना आसान हो जाएगा। ये प्लानिंग थी। लेकिन कुर्दों ने इस बार होशियारी दिखाई और ईरान के साथ सीधी लड़ाई में नहीं आए। हालांकि कुर्दों का एक फैक्शन है, इराक में जो फैक्शन है वो है, जो अभी भी कुछ इस तरह की हरकतें करता रहता है। इसीलिए जब भी लड़ाई दोबारा तिबारा शुरू होती है, ईरान एक गोला उधर भी फेंक देता है ताकि कुर्दों को बता दे कि अगर तुमने हरकतें की तो तुमको भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। खैर, बात यह हो रही थी कि नेतन्याहू कुर्दों का इस बार इस्तेमाल नहीं कर सका और जो नेतन्याहू अपने मुल्क के अंदर अरबों के ऊपर, फलस्तीनियों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर जबरदस्त जुल्म ढा रहा है, उसको अचानक कुर्दों की याद आ गई, अचानक कुर्दों के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और एर्दोगान पर हमला करने के लिए कुर्दों के नाम का वो इस्तेमाल कर रहा है। तो एक जुबानी जंग शुरू हो गई है एर्दोगान और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में। इसके मानी क्या है? पहली बात तो यह कि एर्दोगान के सामने एक ये रियल खतरा है कि इजराइल अगले बम तुर्की के ऊपर छोड़ सकता है। तुर्की का अमेरिका से रिश्ता है, नाटो का मेंबर है, सब कुछ है, लेकिन नाटो को जो लगातार तबाह करने की कोशिश की जा रही थी, जो लगातार ऐसा किया जा रहा था जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि मैं नाटो से बाहर निकल आऊंगा, नाटो से रिश्ता नहीं रखूंगा। कई सारे एनालिस्ट का और मेरा भी यही मानना है कि यह सारा नाटक इसलिए हो रहा था कि एक बार अमेरिका नाटो से बाहर निकल जाए तो फिर अगर तुर्की पर हमला होता है तो अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी उसमें तुर्की के सपोर्ट करने की, और यहां तक कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर इजराइल को सपोर्ट कर सकता है तुर्की पर अटैक का। अभी जब तक नाटो है तब तक तुर्की पर अगर अटैक होता है तो अमेरिका को वहां मदद भी करनी पड़ेगी और यूरोप के भी तमाम जो नाटो मेंबर मुल्क हैं उनको मदद करनी पड़ेगी तुर्की की। तुर्की आप वैसे भी जानते हैं कि आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है, तो एक पांव उसका यूरोप में है, एक पांव एशिया में है, और यूरोप के मुल्क अगर उसका मदद करेंगे तो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी और जंग के मैदान में भी। और यही एक चीज है जो रोक के रखी हुई है। और साथ में तुर्की काफी मजबूत मुल्क है, ईरान की तरह वो भी एक बड़ा मुल्क है, उसके पास पूरी एक आर्मी है, उसके पास अपने हथियार हैं, अमेरिका के न्यूक्लियर वॉर हेड्स तुर्की में लगे हुए हैं। तो इतना आसान काम नहीं है नेतन्याहू के लिए तुर्की पर अटैक करना, लेकिन प्लान में तो है ही। तो वही तनाव बार बार सरफेस पर आता है, दोनों की बयानबाजी हमको सुनने को मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुरंत अभी हाल में अगले साल 2 साल में इजराइल तुर्की पर हमला करने की कोई हिम्मत करे। फिर एर्दोगान ये बयान क्यों दे रहा है? बयान इसलिए दे रहा है कि सीरिया में असद को हटाकर जोलानी को गद्दी पर बिठाने में तुर्की का बड़ा रोल रहा है, एर्दोगान का बड़ा रोल रहा है, और नॉर्दर्न सीरिया के एक इलाके पर अभी भी तुर्की का बोलबाला है। वहीं साउथ का जो इलाका है, साउथ के इलाके पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। तो सीरिया का जो बंदरबाट हो रहा है, सीरिया में जो
बंदरबाट चल रहा है, उसमें एक बंदर तुर्की है और दूसरा बंदर इजराइल है। तो सीरिया को लेकर, सीरिया पर अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहता है तुर्की, और उसमें इजराइल लगातार डिस्टर्ब कर रहा है। एक तो अर्दोगान की नाराजगी ये है, दूसरा लेबनान में जो हो रहा है उसके चलते तुर्की में भी एक आवाज उठी है कि लेबनान में इस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, आप खामोश हैं, तो उसको लेकर भी वो एक्टिव है। लेबनान के अंदर भी तुर्की का अपना इंटरेस्ट है। तो ये जो बयानबाजी हुई है ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए हुई है। फिलहाल कोई लड़ाई नहीं होने वाली। अर्दोगान अगर हमास को सपोर्ट करते तो गजा को उस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता था जिस तरह से खत्म किया है नेतन्याहू ने। अगर एक भी बड़ा अरब मुल्क, सऊदी अरबिया या कोई भी बड़ा अरब मुल्क या तुर्की खुल के सपोर्ट करते, जाकर सपोर्ट करते वहां पर, तो इतना आसान नहीं था। ईरान ने भी सपोर्ट जरूर किया लेकिन जंग में सीधी भागीदारी नहीं की। लेबनान वाली जंग में उसने पहली बार सीधी भागीदारी की है अपने किसी रेजिस्टेंस पार्टनर के लिए, और शर्तें जो रखी हैं उसमें गजा में भी जंग खत्म करने की रखी है। तो ये जो जुबानी फायरिंग हो रही है इजराइल और तुर्की के बीच में, उसके पीछे क्या है मैंने समझने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। उधर आप देखिए कि अमेरिका ने दोबारा हमला कर दिया ईरान के ऊपर, और इस बार भी केशम पर हमला हुआ है, बंदर अब्बास, मीनाब, सिरीक जैसे इलाकों में हमला हुआ है। यानी कल जहां हमले हुए थे उन्हीं इलाकों पर हमला हुआ है, और कहा जा रहा है कि तेहरान के पास एक आर्मी बेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ये जो हमले हुए हैं इसमें टॉमहॉक मिसाइल्स का और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि तय है, जैसा मैंने कहा है, जैसा सब कह रहे हैं, अब पहले नहीं कहते थे लेकिन अब तो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान पलटकर हमला करेगा। IRGC ने कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स और नौसेना ने, जो उसकी नेवी है, दोनों ने जो अमेरिकन इलाके हैं, उस इलाके में अमेरिकन ठिकाने हैं, उन पर जबरदस्त हमला किया है। खास तौर पर जॉर्डन में हमला किया गया है, बहरीन में हमला किया गया है और कुवैत में हमला किया गया है। बहरीन में बताया जा रहा है शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया गया है। कुवैत में अली अल सालेम और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन से अटैक किया गया है। और जॉर्डन में अल अजराक जो एयरबेस है उसको मिसाइलों से निशाना बनाया गया, और 2 ऐसी जहाजों पर भी हमला किया गया जो अमेरिका के परमिशन से वहां से निकल रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन ईरान ने परमिशन नहीं दी थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो बातचीत चलेगी वो ऐसी ही कंट्रोल जंग के साथ चलेगी। एक तरफ जंग चलती रहेगी, रोज रात को 4 मिसाइलें इधर से 4 मिसाइलें उधर से चलेंगी, और दूसरी तरफ बातचीत चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो फ्रोजन एसेट्स थे ईरान के, उसको जारी करने के लेकर बातचीत चल रही है कि किस तरीके से इसको जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में 3 ईरानियन सूत्रों की बात की गई है, राइटर्स की रिपोर्ट है ये, और राइटर्स ने 3 ईरानियन सूत्रों की बात की है। 3 ईरानी लोगों से, उनकी इंपॉर्टेंट लोगों से बात हुई है, जिसमें कहा गया है कि बातचीत पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। और अभी फिलहाल सबसे अहम मुद्दा है कि जो विदेशी बैंकों में ईरान का पैसा लगा हुआ है, देखिए तेल जो लोगों ने खरीदा है ईरान से और उसका पैसा वहां के बैंकों में जो है, उस पैसे को रिलीज करने की बात चल रही है। ईरान कहता है, ईरान चाहता है कि उसे 6 से 12 अरब डॉलर तक की रकम तुरंत मिल सके ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, जबकि अमेरिका चाहता है कि धीरे धीरे ये फंड रिलीज किया जाए और शर्तों के साथ रिलीज किया जाए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए हो सकता है। पैसा ईरान का है लेकिन तय अमेरिका करना चाहता है कि कैसे इस्तेमाल होगा। ईरान कहता है कि हमारा पैसा है, हमें वापस करो और हम ही तय करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये राइटर्स की रिपोर्ट है, बातचीत चल रही है नहीं चल रही है हम नहीं जानते, ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, सही और गलत दोनों साबित होती रहती हैं। देखिए आज की ही राइटर्स की ही खबर है कि जो लड़ाई 2 दिन से चल रही है उसके चलते गल्फ में, खाड़ी में मार्केट डिप कर गया है, मार्केट बिल्कुल नीचे चला गया है। अमेरिका में भी मार्केट नीचे जा रहा है और ऑयल की प्राइसेस फिर से सर्ज करना, बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो अब इस ऑयल प्राइस सर्ज को रोकना है, इसलिए पॉजिटिव खबरें भी चलानी पड़ेंगी, लगातार ये खबरें चलानी पड़ेंगी कि बातचीत चल रही है, ताकि मार्केट को लगे कि ठीक है थोड़ी बहुत लड़ाई है लेकिन बातचीत चल रही है, तो कुल मिला जुलाकर जंग रुक जाएगी। इसलिए बातचीत चल रही है वाली खबरें जब तक ईरान के हवाले से ना आए तब तक उनको मानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब जंग चल रही है तो किस तरह की बातचीत चल रही होगी। देखिए अभी कल तक कहा जा रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा एटॉमिक का है, न्यूक्लियर डस्ट का मुद्दा, एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज कहा जा रहा है
कि जो जब्त ईरानी फंड है, फ्रोजन है, उसका मुद्दा सबसे बड़ा है। मुझे क्या लग रहा है कि तीन जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, तीनों पर बातचीत एक साथ चल रही है। इस पर भी बात चल रही है कि न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या किया जाएगा। ईरान अपनी जिद पर है कि हम मुल्क से बाहर नहीं भेजेंगे, अमेरिका अपनी जिद पर है कि आपको मुल्क से बाहर हमारे यहां भेजना पड़ेगा। फ्रोजन एसेट पर राइटर्स ने जो खबर दी मैंने आपको बताया ही, और साथ में कंपटीशन चल रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, दोनों की नाकाबंदी है। ईरान की परमिशन से जो जहाजें आ जा रही हैं उनको अमेरिका अपना निशाना बना रहा है, अमेरिका की परमिशन से जो आ रही हैं वो ईरान निशाना बना रहा है। और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद करने की बात कर दी है, यानी वो किसी को परमिशन देगा ही नहीं कि अमेरिका उसको निशाना बना सके, और अमेरिका जिसको परमिशन देगा उसको ईरान निशाना बनाएगा। अब इन हालात में हिंदुस्तान के 3 जहाजों पर जो हमले हुए हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। एक जहाज पर हमला हुआ पहला, और पलाऊ का झंडा लगा था लेकिन लोग हिंदुस्तानी थे। उस पर जहाज पर हमला हुआ, 22 लोग उसमें थे, सारे के सारे बच गए, जहाज को नुकसान पहुंचा। दूसरे जहाज पर हमला हुआ, इस बार 3 हिंदुस्तानी मारे गए। पहले कहा गया लापता है, फिर कहा गया 2 मारे गए, 1 लापता है, और अब कहा जा रहा है, मिनिस्टर साहब ने मान लिया है कि तीनों के तीनों मारे गए। और अभी जब मैं ये शूट करने आ रहा था तो खबर आई है कि एक और हिंदुस्तानी जहाज में आग लगी हुई है, और इसमें भी बताया जा रहा है 20-22 लोग हैं, उनके हालत क्या है हमको नहीं पता। वो जिंदा है नहीं जिंदा है, मैं तो यही कामना करूंगा, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि वो सारे के सारे लोग कम से कम हमारे हिंदुस्तानी सेफ बच जाए। लेकिन जहाज पर हमला हुआ है ये तय है। अब ये हमला अमेरिका ने किया है, ईरान ने किया है, हम नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि जब ईरान ने हमला किया था तब ईरान के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे जवाब तलब किया गया था, लेकिन अमेरिका ने जब हमला किया तो जो बयान निकाला गया है उसमें अमेरिका के नाम का जिक्र भी नहीं है और अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाया नहीं गया है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हिंदुस्तानी नागरिक मारे गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने उसको जैसे कंडेम किया है वो बहुत कमजोर कंडेमनेशन है। अब अमेरिका के सामने इस तरह के कमजोर कंडेमनेशन क्यों आते हैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उधर ट्रंप एक बयान दे रहे हैं कि हम ईरान से बहुत सारा तेल चुरा रहे हैं, चोर हैं, कहीं से भी तेल चुरा सकते हैं, वेनेजुएला से तेल चुरा सकते हैं, ईरान से तेल चुरा सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए ये जो बात है ये पूरी तरह से झूठ है। ये अमेरिकी जनता को खुश करने के लिए है कि हम वहां से फायदा उठा रहे हैं, तेल कमा रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरान से अभी फिलहाल कुछ उठाने की कंडीशन में अमेरिका नहीं है, नुकसान पहुंचाने की कंडीशन में है। तो ईरान भी अमेरिका के ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की कंडीशन में है। दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ताकत तौल रहे हैं, और इसके पीछे जो बातचीत हो रही है वो फाइनली कहां जाकर खत्म होगी वो इसी बात पर तय होगी कि ईरान कितनी बहादुरी से अमेरिका का मुकाबला कर पाता है। और जो बात मैं हमेशा दोहराता हूं वो कहूंगा कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो एक चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले सकती है। इसलिए हालात कंट्रोल में तो कतई नहीं दिखाई दे रहे हैं, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। देखते हैं, जैसे जैसे जब जब जो होगा मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।